नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मंथन आईक्यू। मंथन आईक्यू में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो आज पॉलिटी का हम लोग जो कंपाइलेशन है वो 4 करने जा रहे हैं, यानी इसके बाद हमारा कंपाइलेशन एक और बचेगा, उसके बाद हम ठीक है। हाँ, और आप जान ही रहे हैं कि सुबह हमारा चलता है 10 बजे से 12 बजे तक, जो कि अभी पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी का कंपाइलेशन। और हमारा 4 बजे से 6 बजे तक चलता है, एक टेस्ट होता है। उसमें केवल टेस्ट होता है, आप अपना अपना कितना स्कोर है, कितने तैयार हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। जो कि एक दिन हिंदी होता है, एक दिन जीएस। तो आज जीएस की बारी है, तो आज जीएस का होगा 4 से 6। और रात 8 बजे से 10 बजे तक हमारी क्लास चलती है, इसमें भी आपका कंपाइलेशन होता है। ठीक है, तो लगभग हम समापन की तरफ बढ़ ही चुके हैं। लगभग सभी हम पढ़ चुके हैं, कुछ हमारा बचा नहीं है कि जो पढ़ने को है आरओ एआरओ में। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। कि जो हम, जैसे मान लीजिए अभी आपका पॉलिटी बचा हुआ है, पॉलिटी का एक वीडियो बचा हुआ है, कल समाप्त हो जाएगा। कल खत्म। कल कितनी तारीख है? कल है 24 तारीख को पॉलिटी खत्म, और 24 तारीख को ही इकोनॉमिक्स खत्म। इकोनॉमिक्स का भी तो लास्ट हो जाएगा कल, दोनों खत्म हो जाएगा। अब 24 तारीख के बाद हम क्या करेंगे? सब कुछ तो खत्म हो गया। एनवायरमेंट का एक बच्चा है, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग करेंगे ऐसे टॉपिक को रिवाइज एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, और आपको ये फायदेमंद, कहीं से भी आपको वो फायदा देंगे। तो उसको कहेंगे हम लोग मार्क्स बूस्टर सीरीज। कहां से हम एक एक दो दो नंबर ले सकते हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। और जो को हम जारी रखेंगे, एक दिन में 2 टेस्ट को जारी रखेंगे। एक होगा जीएस का फुल टेस्ट, और एक होगा हिंदी का फुल टेस्ट। तो ये हम पूरा जारी रखेंगे जब तक हमारा एग्जाम ना हो। टाइमिंग वही रहेगी जिस टाइम में एग्जाम होता है, रियल में जिस टाइम एग्जाम होता है उसी टाइमिंग को भी हम लेकर के चलेंगे, ताकि आपकी उसी टाइम प्रैक्टिस हो सके। तो हम 2 क्लास इसको रखेंगे, एक जीएस की एक हिंदी की। 1 घंटे में हिंदी कंप्लीट, 2 घंटे में जीएस कंप्लीट, 3 घंटे हो गया। हम लोग और क्या करेंगे? 3 घंटे इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस पर फोकस करेंगे, और रैंडम जो ज्यादा आते हैं उससे एक टॉपिक उठाएंगे, और 2 घंटे हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कृषि से आता है, खनिज से आता है, जो डाटा हो गए, बजट हो गया, ऐसे टॉपिक। ठीक है। हम्म। और अब 2 घंटे सीधा सीधा आप जुड़ जाइए। ये खराब हो गया माइक, सही आवाज नहीं आ रही है, वॉइस मिसमैच हो रही है। ये कैसे हो गया भाई? हमको खुद टेंशन हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। पूछना पड़ेगा, उसको फोन करना पड़ेगा, क्या हो गया भाई? सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी। आज भी आवाज सही नहीं आ रही है। तो आवाज आज भी नहीं सही आ रही भाई। कट हो रही है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ से नहीं है, समझ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आज इसका निराकरण, मैं सोचा ऐसे ही पटाखे की वजह से हो रहा होगा, इस वजह से कुछ करवाया नहीं इसमें।
चलो भाई, अब आ रही है कि अब भी नहीं आ रही है? अभी नहीं सही है वॉइस? चलिए आज चेक कराता हूँ मैं क्या हो गया इसमें। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो कंपाइलेशन है हमारा। आवाज नहीं आएगी तो बताइएगा कि नहीं आ रही है, ठीक है? वॉइस का बताइएगा। पहला क्या है देखो भाई, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? आपातकाल का उपबंध किसमें किया गया है? भाग 15, भाग 16, भाग 17 या फिर भाग 18? आपातकाल का उपबंध किसमें किया गया है दोस्तों? आपको पता होगा कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। 3 आधार है 352 के तहत। आर्टिकल नंबर 352 के आधार पर, 352 के तहत 3 आधार पर आप आपातकाल की घोषणा भारत में कर सकते हैं। युद्ध, युद्ध, बाह्य आक्रमण, और सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है? वॉइस प्रॉब्लम, फिर वॉइस प्रॉब्लम। यार वॉइस ऐसे तो नहीं खराब हो जाएगी, आप लोग ऐसे बताते हैं। तो 3 आधार पर बात की गई है और इसमें जो आपका पहले क्या था? पहले आंतरिक अशांति थी। इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह पर क्या था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति थी सशस्त्र विद्रोह की जगह पर। लेकिन ये 44वां संविधान संशोधन किया गया और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। और ये जो स्थित है ये, चलो तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाग 15। ठीक है, भाग 15 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही चला के रख लेता हूं, मुझे पता चल जाएगा दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही। मैं खुद ही चला के रख लेता हूं, मुझे पता चल जाएगा। वॉइस तो सही आ रही है यार। वॉइस तो सही है, आप लोग कैसे कह रहे हैं? हाँ, तो इसका आंसर, इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहले का आंसर भाग 15 नहीं, पहला का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध। तो आपातकाल का उपबंध भाग 18 में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है भाई? भाग 18 में किया गया है, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, और भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है।
वाइस वाइस करोगे तो ऐसे गलतियां होंगी। और भाग 16 में विशेष उपबंध की बात की गई है कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। और भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है, राजभाषा की बात की गई है। भाग 18 में आपका आपात उपबंध की बात की गई है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला आपका क्या है, आप लोग भाई, अब आज गलती तो मेरी है। कल रात में ऐसा हुआ था तो मुझे चेक करना चाहिए था, लेकिन मैंने चेक किया नहीं, अगर ऐसा हो गया। फिलहाल क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध उपयुक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जा सकती है? आपात की उद्घोषणा किस आधार पर की जा सकती है? तो आपको पता है, अभी हमने बताया 352 के आधार पर आपको आंतरिक अशांति हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन किया गया था, 44वां, वो भी 1978 में। कब किया गया था? 1970। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, 3 और 4। ठीक, 2, 3 और 4 होगा। अब जैसी भी वॉइस आ रही है आप लोग मैनेज कर लीजिए। आज शाम को आपको वॉइस प्रॉब्लम खत्म करा देंगे। ठीक है, शाम को वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? 42वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में, 51वें संविधान संशोधन में, या फिर 56 अमेंडमेंट में? आंसर क्या हो जाएगा भाई? तीसरे नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 1976 याद रखना इस बात को। आगे देख लेते हैं। 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात के घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? भारत का राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, या फिर शंकर दयाल शर्मा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। तृतीय आपातकाल 1975 की बात ये की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? 5वां नंबर सवाल। 5वां क्या है भाई? 5वां सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है? 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन, या फिर 90 दिन? 5वें नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कितने दिन? 30 दिन हो जाएगा। 30 दिन तक अगर उसको अनुमोदित नहीं किया गया तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 माह के भीतर इसमें क्या होता है, अनुमोदित करना आवश्यक होता है। चलिए छठे नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल हमारा क्या है? ठीक है, छठा नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। दोनों सदनों का पूछा है। और राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पाश्चात्यवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। पाश्चात्यवर्ती,
6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति कभी भी उद्घोषणा को वापस ले सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो दूसरा नंबर सवाल तो आपका सही है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है? नहीं। तो इसमें जो है ये करने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो पहला सही नहीं होगा, दूसरा सही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा। केवल 2 सही है, पहला सही नहीं है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? भारत के प्रवर्तन के दौरान, सॉरी भारत नहीं, आपात आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे। दूसरा, संसद द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। 7 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 7 नंबर सवाल का तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वैसे इसमें तीनों कथन आपके सत्य नजर आ रहे होंगे। इसमें सत्य पूछा है तो आपात के दौरान आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी रीत से पालन, बिल्कुल सही, निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो तीनों आपको सही नजर आ जाएंगे। आपातकाल के दौरान आंसर हो जाएगा, तीनों कथन इसमें सत्य नजर आएंगे, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए वाई सब सही आ रही है। कुछ सेटिंग में ही प्रॉब्लम हुई है, ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई है, कुछ सेटिंग में ही प्रॉब्लम हुई है। देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम इसमें हुई थी, अभी देख लेंगे। लाइक आप लोग कर दीजिए। ठीक है, चलिए। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? एक बार अगर अनुमोदित हो जाए तो कितने समय तक? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो 8 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। 6 माह कर करके ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये बात आप लोग जानते होंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भाई। 8 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल आपका क्या है? 9 नंबर सवाल। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 355, 356, 357 या फिर 358? 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 356। एक बार सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी तो सारा यही उद्देश्य है कंपाइलेशन का। कंपाइलेशन का यही उद्देश्य है कि आपका सारी चीजें रिवाइज हो जाएं और याद रहें। अगला सवाल देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अनुच्छेद 358, 359, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। 10 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी, 358 और 359 दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल आपका क्या है? किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी। दूसरा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है 11 नंबर में। आपके लिए बेहद इजी होगा। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले लेगा। उच्च न्यायालय में शक्तियों को क्यों ले लेगा भाई? आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा केवल एक सही। 11 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला तो सही है, लेकिन दूसरा नंबर सवाल, दूसरा जो ऑप्शन है वो दोनों सही है भाई। क्रिएटिव मैथ आप कह रहे हैं ये दोनों सही है? कैसे कहते हैं भाई? लग रहा है ठीक से उठे नहीं है अभी, उठ जाइए। चलिए
अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, 12 नंबर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने दिन तक लागू किया जा सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो आंसर इसका क्या निकल के आएगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 3 ईयर्स, अधिकतम 3 वर्ष। तो डी सही हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है? जो इजी सवाल हैं वो जो बहुत बार आ चुके हैं उसमें मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, ठीक है? आपको तकलीफ होगी तो बता देना कि सर थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 में की गई है, लेकिन सौभाग्य से भारत में एक भी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। निम्नलिखित में से किस समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सी समिति है जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? राज्य मन्नार समिति, सरकारिया आयोग, तारकुंडे समिति या फिर पुंछी आयोग? 14 नंबर सवाल, तारकुंडे जो समिति थी ना वो चुनाव सुधार से संबंधित थी। जो तारकुंडे थे ये चुनाव सुधार से संबंधित थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, यानी कि राज्य मन्नार, सरकारिया और पुंछी, ये तीनों जो समितियां थी ये केंद्र राज्य संबंधों के लिए बनाई गई थी। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए? वेंकटचलैया समिति, सरकारिया आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव या फिर राज्य मन्नार समिति? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसे सवाल जब आते हैं तो हमारे गलत हो जाते हैं। तो वेंकटचलैया समिति में यह कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। ये वेंकटचलैया की बात थी, ठीक है? तो याद रखना है, इस बात को ध्यान से रखना है, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं। जो अगला हाँ चलिए अगला सवाल देखते हैं। पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बलवंत राय मेहता, पी के थुंगन, अशोक मेहता या फिर डॉक्टर वी के राव? 16 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ठीक है? बलवंत राय मेहता पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए कब आया था? 1957 में, 1957 में बलवंत राय की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था, ठीक है? चलिए, और इसी समिति के द्वारा जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। कितना? 3 स्तरीय, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 20 अप्रैल 1992 या फिर 20 अप्रैल 1993? 17 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 17 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है? उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या हो जाएगा? 18 नंबर सवाल। तो 73वां क्यों था ये जानते भी होंगे आप लोग। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन। संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्या ये बात सत्य है? 18 नंबर में देखिए इसमें सत्य कथन बताना है। 73वां था, 74वां था, देखना है इसको ध्यान से। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्ति को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। तो यही होती है ग्राम सभा की परिभाषा, ठीक है? तो ये तो बात सत्य है। 18 नंबर का आपका बी तो सत्य हो गया, लेकिन सी देखते हैं। ग्राम सभा में केवल एक ही गांव शामिल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे गांव में, हमारी ग्राम सभा में कितने गांव हैं? 1 2 3, 3 गांव हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण सब मूल्यांकन करती है, गलत बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? तो 18 नंबर सवाल का आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी हो गया। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन बताना है। अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। क्या ये बात असत्य है या फिर सत्य है? तो मुझे तो ये तो सत्य लग रहा है, ठीक है?
तो ये भाग 9 की बातें हो रही हैं, तो ये तो सत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त राज्यपाल द्वारा की जाती है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या ये बात सही है? ये भी बात सही नहीं है। हाँ सॉरी, ये भी बात सत्य है, सही नहीं है तलाशना है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग का। सभी विषयों पर बहुत गलत सवाल है। पंचायती चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है, लेकिन जो इसमें असत्य है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? तो इसमें पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, किसको है भाई? राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं है, किसको है? राज्य विधान मंडल को है। किसको है अधिकार? राज्य विधान मंडल। किसको है? राज्य विधान मंडल को है। ठीक है, तो इसीलिए सी आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल, यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन पश्चात गठित नई नगर पालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी भाई, कोई बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है कि जो समय शेष बचा है उसी के लिए काम करेगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? शेष अवधि तक। क्या हो जाएगा भाई? शेष अवधि तक। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? कितने महीने में चुनाव कराना आवश्यक है? 6 महीने में ना। हाँ, इसके पहले वाले सवाल में 6 माह में चुनाव करवा लेना आवश्यक है, शेष अवधि तक रहेगी। चलिए, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 की बात है। 73वें संविधान संशोधन में कि ग्राम पंचायत स्तर पर 33% सीटें आरक्षित रहेंगी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। तो पेड कोर्स वाले अगर देख रहे होंगे, पेड बच्चे, अगर हमारा आरओ का बैच चल रहा है उसके बच्चे देख रहे होंगे, तो उनके लिए सूचना ये है कि फिलहाल मैसेज उनको कर दिया गया है कि जितने भी कंपाइलेशन हैं हर सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन, सभी वीडियो को डाउनलोड किया गया है और आपके उसी कोर्स में, जहां आपने कोर्स परचेज किया है उसी में एक फोल्डर बना दिया गया है। हिस्ट्री कंपाइलेशन, ज्योग्राफी कंपाइलेशन, पॉलिटी कंपाइलेशन। चूंकि आप लोग की मांग थी कि जो यूट्यूब पर कंपाइलेशन हुआ है एप्लीकेशन पर दे दीजिए, तो हमने डाउनलोड करा के वो चीज़ें अपलोड कर दी हैं। अभी वो आपका पब्लिश हो जाएगा, थोड़ी देर टाइम उसमें लगता है प्रोसेसिंग में। तो जितने भी सब्जेक्ट का हमने कंपाइलेशन कराया है, क्लास तो आपकी जो है वो तो है ही है, जो भी कंपाइलेशन है वो सारे फोल्डर बन गए हैं, उसकी उसमें पीपीटी है, उसकी पीडीएफ भी उसमें है और सारे वीडियो भी है, तो वहां आपको खोजने में आसानी होगी, आराम से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जी जी। तो अच्छा, आपकी मांग भी थी अलसबा जी, आप ही की मांग थी कि उसको फोल्डर बना दिया जाए, तो मेहनत किया गया, संडे को डाउनलोड किया गया, बड़ी बड़ी फाइल है, 3-3 घंटे के वीडियो होते हैं हमारे, अपलोड कराया गया है सब। आप लोग की डिमांड थी, तो एक बार आप लोग को वैसे सब तैयार है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार कंपाइलेशन तो आप यूट्यूब पर देखते ही हैं, एक बार वहां भी रिवीजन कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है सवाल? एक पंचायत के भंग होने के डैश माह के अंदर नया चुनाव कराया जाना चाहिए। कब, कितने माह में चुनाव कर? वैसे 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है, लेकिन अगर भंग हो गई है तो 6 माह के भीतर आपको चुनाव कराना आवश्यक है, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। 23 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर वन एंड ओनली राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 24 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख है? 12 विषय, 28 विषय, 12 विषय या फिर 11 विषय? नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर, ये 18 विषय हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 18 विषय हो जाएगा। 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है। भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ कलकत्ता में, मद्रास में, पटना में या फिर अजमेर में? तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास में। ठीक है, मद्रास में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ भाई? ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, चलिए कब हुआ था? 1687-88 में, 1687-88 में स्थापित भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था मद्रास में। ठीक है, और कब, उसके बाद कब हुआ था? बंबई और कलकत्ता में हुआ था 1726 ईस्वी में। 1726 ईस्वी में बंबई और कलकत्ता में भी हुआ था। तो इस बात को ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। ठीक, 2 सूचनाएं हैं, वो सूचना मैं अभी बाद में दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जब 60-70 सवाल तक पहुंचेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आप ही लोगों से रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 सूचना है। एक तो ऑफर है 26 जनवरी को, एक ये सूचना है, बहुत बड़ा ऑफर रहेगा, मतलब बहुत ही बड़ा, आर ओ वाले के लिए तो समझ लो बहुत ज़्यादा। और एक सूचना और है, वो आज के लिए है, वो मैं किसी कारण से अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी 15-20 मिनट में आपसे राय लूंगा तो उसमें होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सूचना है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया है? बताओ भाई। 96वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन, 98वें या फिर 99वें? तो 26 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई आपका 97वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो याद रखना है 97वें संविधान संशोधन लागू कब हुआ था जानते हैं? 2012 में, फरवरी 2012 में लागू हो गया था। ठीक, तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला आपका क्या हो जाएगा? निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा की थी कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए? गाडगिल समिति, राजमन्नार समिति, पीके थुंगल समिति या फिर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति? तो 27 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो इसका होगा पीके थुंगल समिति। क्या हो जाएगा? पीके थुंगल समिति, ये हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित 9 का भाग, 14 का, 15 या फिर 19? कौन सा भाग है भाई ये? 28 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 9 खा। ठीक है, 9 खा के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। याद रखना है, 9 खा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? विधानसभा चुनाव संपन्न कराना, विधान परिषद चुनाव संपन्न कराना, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 29 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना। यही राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। ठीक है, 29 नंबर सवाल। चलो भाई, तो अगला सवाल हमारा देख लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत का, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ऐसे सवाल आते हैं और हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर जब आप पूरी किताब पढ़ते हैं ना, और उस किताब में से जो इंपॉर्टेंट नोट करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आप नोट करते हैं, वही सवाल आपको मिलेगा यहाँ पे। जो आप बार बार भूल जाते हैं, वही सवाल यहाँ सवाल के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो एक साजिश के तहत ये सवाल बनाया गया है, ध्यान से करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये आपकी शुरुआत कब हुई थी भाई? ये 1 मई, 14 नवंबर 1951, 1952 में हुई थी, 2 अक्टूबर में। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। 30 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 31 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई? राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? अनौपचारिक रूप से, बात को ध्यान में रखना है,
अच्छा देखता हूं कौन बताता है कि औपचारिक रूप की अगर बात की जाए, औपचारिक रूप से अगर बात की जाए तो कहां पे किया गया है, कौन बताएगा इसको, मैं इंतजार करूंगा आप लोग का कमेंट में। ठीक है, चलिए फिलहाल गोविंद बल्लभ पंत या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर जोगेंद्र मंडल द्वारा। 31 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके या किनके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 32 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा, यानी कि दोनों के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके या किनके द्वारा किया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका ए और बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, हाँ अगला सवाल देख लेते हैं भाई। अगला सवाल हमारा क्या है, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है, स्पेशल लीव पिटीशन, जनहित याचिका, पुनर्विचार याचिका या फिर रिट याचिका। 33 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन, ये सवाल आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान देना है इस बात को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, कुछ, चलिए अगले सवाल देखते हैं। जब आप एक जोक सुनाते हैं ना तो उस पर हंसी आती है, दूसरी बार सुनाते हैं तो हंसी आती है, तीसरी बार थोड़ा कम हंसी आती है, चौथी बार सुनाए थोड़ा और कम हंसी आती है, पांचवी बार सुनाए तो हंसी खत्म हो जाती है, छठी बार सुनाते हैं तो फिर इरिटेशन होने लगता है। इरिटेट हो जाएंगे आप, फिर क्या होगा, इरिटेट होने के बाद गुस्सा आएगी, फिर और फिर भी वही वही हाल कर रहे हैं। कौन, सीएम ऑफिस से, क्या नाम है इनका, महेश बाबू सीएम। अरे हो गया भाई, संविधान हमारा तुम्हारा एक है, बहुत तगड़ी लाइन है क्या, तुम यही एक चीज बोलते रहते हो, कुछ और पकड़ो। हंस लिए भाई, बात हो गई, चलो ठीक है। अब तुम एक ही चीज लिखते रहोगे, इन्हीं के चक्कर में और लोगों को कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि जो बड़ा कमेंट रहता है मैं देखता हूँ क्या है ये, कोई अपना डाउट पूछा। अब ये एक ही लाइन में हमेशा वही चीज, अब मत करिए, बदल दीजिए लाइन, कुछ और लाइए, उस पर हम लोग हंसे, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 34 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, 34 नंबर सवाल को एक देख लेते हैं हम लोग। क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 143। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 131। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। उपराष्ट्रपति का राज्यपाल का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 64। अब इसमें से बताना है एक आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। 34 नंबर में देखिए, तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो 127 में है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की 127 में। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा, 127, 127। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये हो गया, जो सही नहीं है वो तदर्थ न्यायालय वाला याद, तदर्थ न्यायाधीश की याद कर लेना, 127। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है हमारा। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से हो करेगा। ये सब कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, ये नहीं गलत होने, कॉन्सेप्ट होता है इसमें। ठीक है, चलिए राज्य के महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या इसमें से कोई नहीं। 35 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 222 आर्टिकल 222 में 22, इसमें जो स्थानांतरण होगा वो
आर्टिकल 222 में कहा गया ना। चलिए, तो अगला आंसर क्या हो जाता है, इसका ए बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीली न्यायालय था? बताओ भाई, प्रीवी काउंसिल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रीवी काउंसिल। ठीक है, बच्चे बच्चे की जुबान पर ये होना चाहिए, प्रीवी काउंसिल। ठीक है, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो जितना पॉलिटी का है उतना ही हिस्ट्री का भी सवाल है। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो, अरे बाप रे, कोई भी कंडीशन, तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति, यानी कि देखिए, राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति नहीं है तो इसकी जगह पर कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। अब ये कह रहा है उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो इसके स्थान पर बनता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, मुख्य जज, वो भी नहीं है, तब कौन बनेगा? 3 लोगों को खत्म कर दिया ये, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी या फिर लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। तो 37 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का ही कोई तो न्यायाधीश जिंदा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अन्य न्यायाधीश, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है 38 नंबर सवाल में। क्या है भाई? स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारिता होगा ना? हाँ चलिए, स्वेच्छाचारिता होना चाहिए, स्वेच्छारिता गलत लिखा है, स्वेच्छाचारिता ये होता है। ठीक, स्वेच्छाचारिता या उत्तर का अभाव होना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? इसकी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है बताना है आपको। स्वेच्छाचारिता या उत्तर का अभाव होना, ये तो नहीं है कुछ मतलब स्वतंत्रता का। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पड़ना, ये भी एक स्वतंत्रता है। ठीक है, सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। न्यायाधीशों द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना, बिल्कुल यही होता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ, और भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 38 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देख लेते हैं, आंसर क्या होगा 39 नंबर सवाल। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई। मैं थोड़ा सा कट सत्य क्या बोलने लगा, आप लोग लाइक करना बंद कर दिए। कट सत्य सुना जाता है, ठीक है, सच्चाई, सच्चाई से रूबरू रहना चाहिए, चाहे अपनी ही क्यों ना हो, और खास करके अपनी सच्चाई से रूबरू होने में बहुत डर लगता है, बहुत मुश्किल। अपनी बातें सोचिए, आप कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा काम किए होंगे कि खुद से सोचने पे शर्म आ जाएगी, आपको घबरा जाएंगे आप, इसलिए उसको खुद से भी नहीं सोचना चाहते हैं। जिस दिनों बाद बार बार दिमाग में आएगी ना कि यार आपने ये कैसा घिनौना काम कर दिया है, अगर इस लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, ऐसा ऐसा किए होंगे कोई ना कोई। तो जब याद आ जाती है बारात में बात ना, तो नींद नहीं आती है, क्योंकि लोग दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप को कौन मूर्ख बना देगा। तो इसलिए अपने आप से ईमानदार रहना बहुत ही कठिन काम है, बहुत। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। 39 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। 39 नंबर सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, वैसे तो ये सभी आ जाएंगे, मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए, जो आरंभिक, पहले तो ये याद रखिए कि जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है,
आरंभिक क्षेत्राधिकार किसमें आता है? आर्टिकल 131 में आता है, ठीक है। और अपीली क्षेत्राधिकार 132 से लेकर के अपीली क्षेत्र याद कर लीजिए, आर्टिकल 32, 33, 34, 132, 133, 134, 135 नहीं 136, ठीक है, 135 नहीं 136, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपीलीय क्षेत्राधिकारी, ये हो जाएगा। और सलाहकारी जो होता है वो 143 होता है, आप लोग जानते होंगे। 143 जो आप कहते हैं ना सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा दीजिए, यही है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, यही है आर्टिकल, ध्यान में रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। और रिट संबंधी जो क्षेत्राधिकार है ये किसमें है आपका? रिट संबंधी 100 सॉरी इसका 32 में है ना, आर्टिकल 32 में है, ठीक है। आंसर क्या हो जाए? आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी हो जाएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था, अगला सवाल क्या है? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे? एम हिदायतुल्ला, ए एस आनंद, ए एम अहमदी या फिर पी एन भगवती? वेरी इजी सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर PIL जब जारी हुई तो कौन था इस समय? PN भगवती थे। कौन थे भाई? PN भगवती थे, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो एक 41 नंबर सवाल, ओनली 41 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखते हैं। 42 नंबर 42 नंबर सवाल हमारा क्या है? सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। दूसरा है जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अब देखिए उपर्युक्त कथनों में से अधीनस्थ न्यायालय के विषय में कौन से कथन सही हैं? 42 नंबर सवाल का देखिए, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में दोनों बातें सही हैं कि नहीं सही है? अधीनस्थ न्यायालय के बारे में ये दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए तो दोनों सही हैं, आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। भारत में मोबाइल कोर्ट, भारत में मोबाइल कोर्ट को किसने मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान किया है? न्यायमूर्ति PN भगवती, APJ अब्दुल कलाम, एम हिदायतुल्ला, इसमें से कोई नहीं। ये कौन किया था भाई? APJ अब्दुल कलाम साहब, महान व्यक्ति थे, ठीक है, महान आदमी जिसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित न्यायालय और उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म, कोलकाता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल, अंडमान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 44 नंबर सवाल का जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए भारत में कितने न्यायालय ऐसे हैं, उच्च न्यायालय, जिनको अतिरिक्त क्षेत्राधिकार प्राप्त है? संख्या बताइए, संख्या आता है, ठीक है। 6 उच्च न्यायालय ऐसे हैं, ठीक है। कौन कौन से? कोलकाता है। अच्छा ये बताइए कोलकाता हाई कोर्ट जो है आपका, कोलकाता हाई कोर्ट, इसके अंडर में कौन कौन आता है? एक तो पश्चिम बंगाल और दूसरा अंडमान निकोबार, ये तो बात सही है, कोलकाता हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन सा आता है? केरल आता है और लक्षद्वीप आता है, बिल्कुल सही है। बंबई हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है? महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, और गोवा कर्नाटक नहीं आता है। दादर नगर हवेली आता है, दमन दीव आता है। कौन आता है? दादर, दादर, दादर नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, ये आता है मुंबई के अंतर्गत। तो अशुद्ध तो ये हो जाएगा, ये सही नहीं है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और कर्नाटक हाई कोर्ट का अपना एक कर्नाटक हाई कोर्ट है ये, ठीक है, तो याद रखना इस बात को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या है?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में आपको गलत वाक्य चुनना है। ठीक है, चलिए। वह भारत का नागरिक हो, सही बात है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। 7 वर्ष तक न्यायिक पद, 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। तो ये गलत है। एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, ये तो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा कथन गलत है? तो केवल बी गलत है। ठीक है, इसका आंसर केवल क्या गलत है? केवल बी गलत है। ठीक है, बिल्कुल केवल बी गलत है। आगे सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल को पढ़िए। एक एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई है? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, ये तो याद होना चाहिए आपको बिना इसको ऑप्शन के। तो आंसर क्या हो जाएगा वैसे इसका? 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा? उच्च अभिलेख न्यायालय जानते होंगे आप लोग। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215, 216, 127 या फिर 129, 47 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 215, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल, 48 नंबर। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में विचार करना है, विचार करिए। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, पहला ये कथन है। दूसरा क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा, संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है 48 नंबर में। देखिए, तो इसमें सही कथन अगर बताएंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सत्य हो जाएंगे, यानी कि आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। तीनों बात इसमें सत्य हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में आपको विचार करना है। निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। तो इसमें विचार करना है और सत्य कथन पर आपको सही निशान लगाना है। तो जाहिर सी बात है, ये निर्वाचन आयोग का तीनों काम है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2 और 3, बिल्कुल 49 नंबर सवाल का डी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? पूरा संघ लोक सेवा आयोग ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर संसद। तो 50 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है संसद के आदेश पर, राज्यसभा के प्रस्ताव पर, राज्यपाल के अनुरोध पर, या फिर कभी नहीं। 51 नंबर सवाल, अगर राज्यपाल अनुरोध करता है तो। ठीक है, सी हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, 51 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम 52 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 52 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसे मेरिट पद्धति का प्रहरी माना जाता है? मेरिट पद्धति का प्रहरी किसको माना जाता है भाई? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग किसको माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका संघ लोक सेवा आयोग।
52 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हाँ 53 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 53 नंबर सवाल देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? राज्यपाल, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। 53 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। आगे सवाल देख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका आंसर 54 नंबर सवाल की तरफ। 54 नंबर सवाल आपका क्या है? वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। क्या ये बात सत्य नहीं है? बिल्कुल, चलिए सत्य है। और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ये भी बात सत्य है। वित्त आयोग ठीक है, इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, तो जो वित्त आयोग का उल्लेख है वो संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो कौन करता? हाँ राष्ट्रपति। लेकिन इसका जो गठन होता है वो प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है, एवरी 5 ईयर, एवरी 5th ईयर, या फिर 5वें वर्ष, 5वें वर्ष किया जाता है। और जो आपका वित्त आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति करता है 5वें साल। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है कमेंट करिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका 54 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1 और 2, तीसरा इसमें गलत है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? केसी नियोगी, के संथानम, पीबी राजमन्नार या फिर सी रंगराजन। आंसर क्या हो जाएगा 55 में? केसी नियोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? केसी नियोगी हो जाएगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? 86वां संशोधन, 89वां, 92वां या फिर 97वां। 56 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, ये 89वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 56 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन इसमें किया गया था सन 2003 में। हाँ 57 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 57 नंबर सवाल आपका क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे देता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर लोक लेखा समिति। देखिए जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 57 नंबर सवाल का हम लोग लगभग उल्टा सीधा लगा देते हैं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। सॉरी बी हो जाएगा ना। हाँ 57 नंबर सवाल का बी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? महान्यायवादी के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। चलिए बताइए। अच्छा सत्य कथन, सॉरी सत्य कथन नहीं है, हमने तो पढ़ा सत्य कथन, अभी तो गलत हो जाता। ठीक है, महान्यायवादी की बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 76 अभी आएगा। इसका वर्णन संविधान के 76 में किया गया है आर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी बात सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो क्या इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? कौन बताएगा? इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कौन बताएगा इसको? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मतलब डी सही नहीं है, यानी कि इसके कार्यकाल का जो है ना, यह स्पष्ट कहीं उल्लेख है नहीं। राष्ट्रपति जब चाहे इसको पद से हटा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं भाई। 59 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा?
नीति आयोग है। क्या है, कैसा आयोग है भाई? 2014 में इसको बनाया गया था, योजना आयोग को शहीद किया गया, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग को बना दिया गया। संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, इसमें से कोई नहीं। 59 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये गैर संवैधानिक निकाय है, कोई संवैधानिक निकाय वगैरह नहीं है। ठीक है, तो गैर संवैधानिक निकाय है, ध्यान देना है इसको। ठीक है, और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है मूल संविधान में संविधान संशोधन के द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम से, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। 60 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा इसका, संसद द्वारा पारित अधिनियम से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया है। ठीक है, तो 60 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर सवाल, 61 नंबर सवाल क्या है ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक। जो मुख्य सूचना आयुक्त, या 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या 60 वर्ष, 6 वर्ष या 65 साल। आंसर क्या हो जाएगा 61 नंबर का? 61 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा कि 5 वर्ष या 65 साल की आयु तक, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, आपको पता होगा इसका। ठीक है, तो इसके जो कार्यकाल हैं मुख्य जो सूचना आयुक्त हैं 5 वर्ष रहेगा, जो भी पहले आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप 63 साल के हैं और 63 साल के हैं मुख्य सूचना आयुक्त बन गए। अब कहे कि हमारा कार्यकाल भाई 5 साल है, मैं 5 साल रहूंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि आप 2 साल में ही 65 साल के हो जाएंगे, तो 65 साल 2 साल में कंप्लीट, तो आपका 5 साल नहीं 2 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था भाइयों। ठीक है, कब किया गया था? 1964 में किया गया था, भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया गया था। 63 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता के संबंधित आपको पता ही है कितना है भाई। 63 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 11, और 5 से 11 इसमें है कोई नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो भाग 2 में 5 से 11 आर्टिकल तक इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए 64 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं क्या है हमारा 64 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? केवल लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, विधि के समक्ष समता, या आंसर क्या होगा 64 नंबर सवाल को बताइए। तो जो आपका लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो यही केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये दोनों केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। विधि के समक्ष जो समता है ये तो सभी को प्राप्त है, चाहे आप विदेशी हो चाहे देशी हो। ठीक, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 65 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 65 नंबर सवाल? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ढूंढना है। भारत और अमेरिका दोनों संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है, तो संघीय राज्य व्यवस्था भारत में भी अपनाया गया है, अमेरिका में भी अपनाया गया है, बात दोनों सही है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों नहीं, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, लेकिन इसमें पूछा है सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है कि जो असत्य है, यानी कि सभी सही है। डी आंसर हो जाएगा। इस टाइप का जो प्रश्न आएगा ना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इसको लगाएंगे इसको लगाएं, ये तो मुझे पता चल गया है कि दोनों सही नहीं है, तो क्या लगाएं? दोनों सही नहीं है, क्या इसको लगा दें? 1 और 2 दोनों सही नहीं है,
ठीक है, नहीं, ना तो एक सही नहीं है ना तो दो सही नहीं है, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से 66 नंबर में कौन सा आपको सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, क्या ये बात सत्य है? मूल अधिकार की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, बिल्कुल सही बात है ये। स्वतंत्रता का अधिकार 1919 से लेकर 22 तक, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 26 से 28, नहीं। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार होगा वो कब, 25 से 28 तक, थोड़ी सी गलती कर दी गई, 25 से 28 तक, यही तो होगा ना धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। नेहा जी, कंफ्यूजन होता है लेकिन कंफ्यूजन को हटाना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 66 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उनके नकारने के संबंध में पूछताछ करता है? भाई बताओ, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, उपरोक्त में से कोई नहीं। 67 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, परमादेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, परमादेश, मैंडमस, परमादेश, और परमादेश इसमें है नहीं, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पांचों रिट आपको पता होने चाहिए, ठीक, चाहे आप आर्टिकल 32 के तहत बात कर रहे हो या आर्टिकल 226 के तहत बात कर रहे हो, ठीक है। ये हाई कोर्ट के संबंध में है, ये सुप्रीम कोर्ट के संबंध में है, दोनों बातें आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जिनका प्रशासन पता नहीं क्या लिखा है, राज द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी न्यास के द्वारा होता है, हाँ राज्य के द्वारा, जिसका प्रशासन सरकार के द्वारा, यानी कि राज्य लिखना था, लेकिन स्थापना किसी न्यास के द्वारा, किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापना हुई हो, लेकिन प्रशासन जो है राज्य के द्वारा चलता है, ठीक है। तो क्या उसमें धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है? 68 नंबर का ये सवाल है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर राज्य निधि से पूर्णता पोषित संस्थान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा राज्य निधि से पूर्ण पोषित संस्थान, इसी में ही धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है, आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए हाँ अगला सवाल देख लेते हैं क्या है आपका। धर्म की शिक्षा दी जानी की चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? हेलो बोलिए, क्लास में हूँ, कोई जरूरी काम? ठीक, उसको भेज दिए थे कल ना। ये हो गया आपका। तो जेएनयू में पूछा गया अटल बिहारी वाजपेयी से, जैसे कि क्या आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाइयों ये बताओ, लाजवाब कर दिया, बहुत कमाल के आदमी थे, महान आदमी थे, बहुत कमाल के आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ भाइयों, देशवासियों, कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए तो क्या अधर्म होना चाहिए? बोलती बंद सबकी। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति, ठीक है। 69 नंबर सवाल को देखना है, तो इसमें से देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 34
अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति, क्या यह सही है? ठीक है, ये गलत है, ये आर्टिकल 33 है। ठीक है, 33 है, ये गलत है। अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ, तो मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 देखिए, इसका इसमें कर दिया है, इसका इसमें कर दिया है। ये अनुच्छेद 33 के बारे में ये बातें कही गई हैं, अनुच्छेद 34 के बारे में ये, तो दोनों गलत हो गए। अनुच्छेद 35 सही है, मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला और दूसरा इसमें सुमेलित नहीं है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं, 70 नंबर सवाल क्या होगा ये देखना है आपको। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था के अनुच्छेद में थी। किस अनुच्छेद में थी भाई बताओ? 70 नंबर सवाल की तरफ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 घ, एक अंग्या है कि ये अड़ा है? अंग्या है ये, अंग्या माने कुछ कुछ नहीं। क्यों ऐसा बोला गया भाई? का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घास गड़ी, यहाँ माने कुछ ना है। ये क्या है? ऐसे पढ़ाया गया है। फिर कुछ नहीं, ये ऐसा क्या है? 70 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था की गई थी। किसमें भाई? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, पहले 19(1) चा में था, 19(1) चा में था, लेकिन अब उसको हटा करके अनुच्छेद कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 का हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान के लिए, किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कनाडा, रूस, ब्रिटेन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 71 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा? ये तो भाई कोई नहीं ना, यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है कि नहीं? भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के अधिकार में को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 19, 21, 32, इसमें से कोई नहीं। 72 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21 की बात ये कर रहा है। ठीक है, पूरे आज हमको लगता है आज की क्लास में जितने आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे सब तैयार हो गए होंगे, सब रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 73 नंबर में कौन सा सुमेलित सही नहीं है? 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, बिल्कुल सही है 41 नंबर। 42 नंबर में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं संबंधी उपबंध, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 43 का कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये सही है कि नहीं है? उद्योगों में है ना, कर्मकारों का भाग लेने संबंधी अधिकार है। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। और अनुच्छेद 43 खा सहकारी समितियों की आवृत्ति, बिल्कुल सही। तो आंसर जो इसमें सुमेलित नहीं है वो है सी। ठीक है, 73 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत बारीकी से देखना है, तो इतना ये इजी नहीं है, जब ये आएगा ना तो हाथ पैर फूल जाते हैं एग्जाम में, क्या होगा भगवान, ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज इसको सही कर ले जाता। ठीक है, चलिए, जब ये लप्पू से मुंह वाले सवाल गलत होते हैं ना तो बड़ा तकलीफ होती है। ठीक, लप्पू सा सवाल भी होता है। ठीक है, अच्छा, सचिन तेंदुलकर भी सोच रहे होंगे बेचारे कि ये किस नाम के लड़के ने ये कांड कर दिया है, सचिन ही नाम रखना था इसको। लप्पू सा सचिन है, लप्पू सा सचिन है। जब सचिन सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे भाई? लप्पू सा सचिन है।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं भाई। अगला सवाल हमारा क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा असत्य है। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में विस्तृत है। नीति निर्देशक तत्व कौन सा असत्य है 74 में, ये बताना है। ठीक है, इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, बिल्कुल ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, बिल्कुल तीनों सही है। यानी कि कौन सा इसमें असत्य है, फिर देखो कौन सा असत्य है, सभी सत्य मिल गए। कौन सा असत्य है, इसमें ऐसा एक भी नहीं है कि जो गलत हो, यानी कि डी। ठीक, इसमें कोई भी नहीं। 75 नंबर सवाल, 75 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें भी सही नहीं, फिर आपका बहुत ही कंफ्यूजिव जो आर्टिकल है वो आ गया है। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, ठीक है। अनुच्छेद 48A राष्ट्रीय महत्व के नहीं, पर्यावरण, हाँ ये याद रख लेना, 48 पर्यावरण के संबंधित है, बस यही याद कर लेना बस। ठीक है, तो ये आपको गलत समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, तो ये किसमें कहा गया भाई, ये 49 में कहा गया है, 49 में ये बात कही गई है। ठीक है, ये 49 में, और ये 48, ये गलत हो जाएगा, पर्यावरण की बात कही, यानी कि ये सही नहीं है। सुमेलित जो नहीं है वो केवल बी है। बाकी 39A में कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल ठीक है। और अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, मतलब इन सब का औषध में भी प्रयोग होता है। औषध में जो प्रयोग ना हुआ हो, कोई और अन्य क्षेत्र में कर रहा है तो वो प्रतिबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 76 नंबर सवाल, समान न्याय और गरीबों को, अब तो माइक नहीं खरखरा रहा है भाई, माइक खरखरा रहा था ना, अब तो नहीं खरखरा रहा है ना। केवलीन का अर्थ है, केवलीन मतलब कैवल्य की केवलीन। समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निर्देशक तत्व 39A किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। 76 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 42। 77 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या है हमारा 77 नंबर सवाल। ठीक है, बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को कितने समय तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किया जा सकता। बहुत ही कठिन धारा है ये, ध्यान देना है इस बात को। ठीक है, किसी को भी तुम दंगा कर सकते हो ऐसी मुझे आशंका है, इसलिए चलो जेल में, बंद कर दिया। आपको पता है ये केस आया था अभी कि वो, शायद मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, वो शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। तो विचाराधीन कैदी जिसको बोला जाता है, विचाराधीन कैदी, विचाराधीन कैदी, तो लगभग वो जब 28 साल का था तो गिरफ्तार हुआ था। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन जब विचाराधीन वो छोड़ा गया ना, और जब छोड़ा गया तो इसकी उम्र कितनी थी पता है, इसकी उम्र थी 64 साल, इसी के आसपास थी। विचाराधीन कैदी, कोई केस ही नहीं लड़ रहा है, पड़ा है जेल में, खा रहा है, यानी कि उसकी पूरी जिंदगी नष्ट हो गई। 28 साल से 64 साल तक जेल में रहा, उसकी पूरी जिंदगी नष्ट हो गई,
और फिर बाद में पता चला कि बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अभी आया था ये केस। सोचो इसका कौन दोषी है बताओ, किसको फांसी पर लटका देना चाहिए? जो इसको पकड़ा था उसको, कि जेलर को, कि जज को जो इतने दिन से सुनवाई, की सरकार को? तो संविधान की हत्या यही है, ठीक है, पूरी जीवन नष्ट हो गया। तो ये तो फिर गलत है ना। 28 साल की उम्र से गिरफ्तार किया गया, 64 साल की उम्र पे छोड़ा गया। अब देखना ऐसे बहुत केसेस हैं। न्यूज में देखें, हाँ सब लोग देखें। जज को क्यों? जज के पास केस ही नहीं आया तो क्या है? तो 2 माह, 3 माह, 4 माह या फिर 6 माह। 77 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये 77 नंबर सवाल का आंसर 3 माह। 3 माह तक 3-3 माह करके आप बढ़ाते रहो, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। नहीं नहीं 3 माह तो था, लेकिन बिना सलाहकार बोर्ड के, लेकिन इसको फिर ये किया गया, संशोधन किया गया था ना, 44वें में इसको 2 माह कर दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन में इसको 2 माह कर दिया गया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या हो जाएगा? सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम के तहत की गई है? 101, 102, 103, 104। 78 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 103 के तहत। क्या हो जाएगा? 103। चलिए, संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 79 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, भाग 11 हो जाएगा, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 11 में किया गया है, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए आप लोग कमेंट करके, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, आर्थिक संबंध, इसका आर्टिकल चलो कमेंट करके बताओ आप, ठीक है। या आर्थिक कह लीजिए या फिर वित्तीय कह लीजिए, कमेंट करके बताओ। आर्टिकल सभी का इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बताता हूं आपको, 245 से लेकर 255 तक इसमें विधायी संबंध, 245 से 55 तक। आप लोगों को थोड़ा सा काम दे दिया, मैं अपना तो थोड़ा काम कर लिया। ये ऐसी चालाकी की जाती है, ठीक है। आखिर आप लोग पकड़ लेते हैं चालाकी को, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं। 45, 55, 56 से 63, 256 से 263, और जो वित्तीय संबंध होता है वो 200 कब से कब तक? 68 से 93 ना, हाँ 268 से 93 ये होता है, 293। तो ये होता है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं।
अगला सवाल क्या है, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 76वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 80 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा संशोधन था, है कि नहीं? 81 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है हमारा 81 नंबर सवाल? सवाल को पढ़िए। समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? कौन बताएगा? तो किसको दिया गया भाई? संसद को दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषय की जांच एवं बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? जांच एवं चलिए, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। 82 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, जांच एवं बहस के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 263 डी हो जाएगा। आर्टिकल 263 की बात ये कर रहा है, ये राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तो 82 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद क्या है? 263 है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 83। तो 82 नंबर हो गया ना? हाँ, 83 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है हमारा 83 नंबर सवाल? क्या कह रहे हैं? डी कोई काट नहीं सकता। अच्छा, केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? 83 नंबर सवाल, ये वित्त आयोग करता है। आनंदपुरम साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है? वित्त मामलों से, न्यायिक व्यवस्था सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से, पंचायतों से। 84 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये केंद्र राज्य संबंध से है, आनंदपुर साहिब। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? यह भी बड़ा बेसिक सवाल है। कौन करता है? राष्ट्रपति, संबंधित राज्य विधानमंडल, आपसी सहमति से, राज्यपाल या फिर संसद। आंसर क्या हो जाएगा? संसद करता है। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे भारतीय क्षेत्र के अंदर लागू होंगे, बिल्कुल। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू होंगे, और विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिकों की संपत्ति पर, बिल्कुल सभी पर लागू होंगे संसद द्वारा। 86 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी लोग लाइक करो भाई, लाइक तो आप लोगों ने किया नहीं। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में? MC शीतलवाड़, मोरारजी देसाई, मदन मोहन पुंछी या फिर RS सरकारिया? तो मोरारजी देसाई। 87 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोरारजी देसाई, 1966 में ना। यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देती है तो ये गारंटी किस पर भारित होगी? बताओ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देती है तो ये गारंटी किस पर भारित होगी? ये नहीं पूरा करेगा तो कौन करेगा? बताओ भाई, कौन करेगा? हम करेंगे। केंद्र की संचित निधि पर। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेदों के बीच केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था की गई है? प्रशासनिक संबंध की व्यवस्था की गई है, बताओ भाई। अभी हमने सारा बता दिया था। प्रशासनिक 264 से 267। ठीक है, प्रशासनिक संबंध प्रशासनिक संबंध 256 से 63 होगा भाई। हाँ, बी होगा, 256 से 63। देखो अभी थोड़ी देर पहले किया था, गलत हो जाता। ठीक है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
1980, 84, 92, 96। 90 नंबर सवाल का आंसर 1992। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। क्लियर? हाँ। 91 नंबर सवाल को देखिए और जवाब दीजिए। ये वाला नारा याद है कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। 3-4 बातें थी ना, मुझे एक ही बात याद आ रही है, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ऐसे 3-4 था जो 26 जनवरी 15 अगस्त को होता था। 15 अगस्त का 26 जनवरी के कार्यक्रम आयोजित करें मंथन आईक्यू पर? बताओ। आयोजन में क्या होगा कि सब लोग लाइव आएंगे और सब लोग जो जिसका जो कार्यक्रम रहेगा, जो गाना सुनाना चाहेगा वो फोन करेगा और गाना सुनाएगा देशभक्ति में। जो भाषण सुनाना चाहेगा वो भाषण सुनाएगा। यहाँ पे उसका स्पीकर ऑन करके रखेंगे, चलेगा लाइव। ठीक है, तो आपकी आवाज भी लाइव पहुंचेगी। सर आपका मन केवल चैट में लगा है। अच्छा ठीक है, तो ये आपके मन से कर रहे हैं। दो 1 घंटे 32 मिनट हुआ है और 1 घंटे 32 मिनट में 91 सवाल हो गया है। 91 सवाल 1 घंटे 32, 1.5 घंटे में। 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोग लेते हैं 100 सवाल कराने में। हाँ लड्डू मिलेगा ना, लड्डू तो हम ऐसे देंगे आपको, ऐसे देख लीजिएगा। या फिर हमको तो एक ही गाना याद है, झंडा मेरा गगन लहराए हवा में फहराए ये भारत माँ की शान है। यही वाला याद है हमको और यही हर बार गाता था मैं स्कूल में। इनकी सांसों में समाया हिंदुस्तान है। फिर उसी में लगा तो ये हरा रंग बतलाए, एक केसरिया रंग बतलाए, ये सफ़ेद रंग बतलाए, सच्चाई याद दिलाए, सच्चाई हमारी शान है। ऐसे लगाते जाओ, हो जाएगा। चलिए सवाल को बताइए। 91 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है? ठीक है, हाँ वर्तमान में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं है। ये 6 राष्ट्रीय दल बचे हैं ना। चलिए, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स, राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस ये दोनों नहीं है ना, आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है, तो सी और डी। राष्ट्रवादी कांग्रेस का दर्जा हट गया भाई। चलिए, आम आदमी पार्टी को मिला है। अगला सवाल देख लेते हैं। कितने राष्ट्रीय दल हैं? अच्छा चलो ठीक है, उसको भी भूल जाएंगे, राष्ट्रीय दल भी भूल जाएंगे, न जाने कितनी बार बताएं। कितने राष्ट्रीय दल हैं इस समय? सबका नाम बताइए। चलिए कमेंट में सबका नाम लिखिए, कितने राष्ट्रीय दल हैं? ठीक है, जिसको ऑनलाइन नृत्य करना होगा और गाना गाना होगा उसको पहले ही वीडियो बना के भेजना होगा, ताकि इस यहाँ पर वीडियो चलाऊं पेन ड्राइव लगा करके। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करेंगे और वो वीडियो तब यहाँ पर चलेगा, तब सब लोग देखेंगे। ठीक है, जिसको नृत्य करना होगा। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, चलो जिसको भी कार्यक्रम में भाग ले। अच्छा चलो पहले कर लेते हैं सवाल, फिर बात करते हैं कैसे करते हैं। चलो 92 नंबर सवाल। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा पूरी करनी होगी? कौन सी दशा पूरी करनी होगी? कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता, कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता, या फिर 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 8% मत, उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? वैसे इसका पूरी हो, कम से कम
4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। या देखिए मैं आपको सभी कंडीशन बता देता हूं। पहली कंडीशन क्या है, अगर कोई पंजीकृत दल 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का, कोई भी दल लोकसभा की कुल सीटों का, तो कितने राज्यों में, 3 राज्यों, हाँ 3 राज्यों में 2% सीटें पाता है, ठीक है, 3 राज्यों में कम से कम 2% सीटें पाता है तो भी कर सकता है। अगर कोई दल 4 राज्यों में, जो अभी आपको ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग जो है ये दूसरी कंडीशन ये बन गई, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में प्राप्त हो उसको मान्यता। लेकिन एक कंडीशन और है, तीसरी कंडीशन जिसको कहेंगे, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में, जो राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, चुनाव में कम से कम 6% मत पाए, ठीक है, तो 6% मत पाए और जो सीटें हैं कम से कम 4% सीट पाए, तब जाकर के वो राष्ट्रीय दल है उसका दर्जा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो 3 कंडीशन में एक भी कोई हो तो भी कर सकता है, ठीक है। चलिए देश में सन 2019 में संपन्न हुए राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव किस नहीं, ये मत याद करिए, ये आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा, हाँ ये याद कर लीजिए। निम्न कथनों पर विचार करिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें सत्य नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, 94 का आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा सत्य नहीं है, पहला नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। क्या दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं? 94 नंबर एक सही है कि गलत है? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, कैसे सदस्य, निर्वाचित। पहला सही नहीं है, आंसर यही बताना था कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि एक है जो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है बताना है। सोनल जी आप कह रहे हैं केवल दो, आप लोग पढ़ा नहीं कि सत्य है कि नहीं, इसमें बताना है सत्य नहीं है, तो केवल एक सत्य नहीं है, दूसरा तो सत्य है ही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 95 नंबर सवाल हमारा क्या है, 95 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, तो 95 नंबर सवाल बताना है कौन सा असत्य है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। और अगर हाँ चलिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है भाई, मृत्युदंड केवल नहीं प्राप्त है। राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है, नहीं नहीं नहीं, महागलत, गलत है, ये तो कॉलेजियम से न्यायाधीश के संबंधित, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम से होती है, राज्यपाल की तो राष्ट्रपति करता है, आपको तो पता ही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, 96 नंबर सवाल, 96 नंबर सवाल का सुमेलित नहीं है, एक तरफ है अनुच्छेद और दूसरी तरफ है वर्णित उपबंध, अनुच्छेद और वर्णित उपबंध। 96 नंबर सवाल, 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल याद कर लीजिए। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी ठीक है, ठीक है। ये 213 राज्यपाल का अभिभाषण, नहीं 213 राज्यपाल अध्यादेश जो जारी करता है, क्या है, अध्यादेश। और राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 2, 1, 3 मिलता जुलता है ना, तो याद कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 97 नंबर सवाल में कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का रूप कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, सत्य तो मिल गया है। फिलहाल देखते हैं, भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता, पुनर्निर्वाचन नहीं हो सकता है क्या राष्ट्रपति का, हो सकता है, गलत बात है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है ना, लोकसभा।
राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। नहीं, शपथ का, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसमें है भाई? 60 में है ना, अनुच्छेद 60 में। तो ये भी गलत है। आगे देख लेते हैं 98 नंबर सवाल। 98 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। वह विधानमंडल के सत्र को आहूत या अवसान करता है। वह अध्यादेश भी जारी करने की अधिकारिता रखता है। बिल्कुल सही, सभी कथन सुमेलित हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 98 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। 99 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 99। देखिए, जिसको न्यूज़पेपर चाहिए होगा, डेली न्यूज़पेपर, और 2-3 दिन से नहीं जा रहा था, आज से फिर से जाएगा। उसको पेमेंट नहीं किया था मैं, आ ही नहीं रहा था, पेमेंट कर दिया, आने लगा। ठीक है, जब पेमेंट करता हूँ आता है तो आप लोगों को भेजता हूँ ग्रुप पर। तो जो मंथन IQ परिवार करके है, मंथन IQ परिवार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उन 8 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तभी आपको मिलेगा डेली न्यूज़पेपर। और इसमें एक चीज और आज होने जा रहा है, डेली होता है वैसे, उसमें जो विजन IAS की और दृष्टि IAS की जो मंथली मैगजीन है वो अगस्त से नहीं पड़ी हुई है, अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4-5 महीने की जो मैगजीन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ आज अपलोड कर दी जाएगी। तो जो भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं और मंथली मैगजीन या तो दृष्टि की फॉलो करते हैं या फिर विजन की फॉलो करते हैं, तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे या तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पर भी आज अपलोड होगा, तो सभी मंथ का आज अपलोड हो जाएगा। और हर बार क्या होगा, अब आगे से डेली न्यूज़पेपर तो डेली अपलोड होता है, द हिंदू, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे ना, इंडियन एक्सप्रेस भी होता है। और जो मैगजीन होगी वो पर मंथ अब अपलोड कर दी जाएगी। अपलोड अब लेट नहीं होगा। हम छोटी सी टीम थे, अकेले काम करते थे, लेट हो जाता था, अब नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो जिसको इसमें ये सारी चीजें चाहिए तो मंथन IQ परिवार करके जो इसमें ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, तो डेली न्यूज़पेपर वगैरह उसमें मिलता रहता है। चलो, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारिता रखता है? 1/4 सदस्यों को, 1/5, 1/6 या फिर 1/12? तो 99 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। हिंदी के लिए दैनिक जागरण सही है, इंग्लिश के लिए द हिंदू सही है। जनसत्ता भी मैं डालता हूं उसमें, जनसत्ता भी जाता है। हाँ, दैनिक जागरण, जनसत्ता, दो ही पड़ता ही है हिंदी का। हिंदी का दैनिक जागरण, जनसत्ता और इंग्लिश का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, 4 न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं। जो जुड़े होंगे वो जानते होंगे। आज से नहीं, 1 साल हो गया, 1 साल पढ़ते हो गया। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 100 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कंपाइलेशन समाप्त। एक पॉलिटी का कंपाइलेशन और बचा हुआ है, तो एक कंपाइलेशन वो भी खत्म हो जाएगा। पेड कोर्स वाले ध्यान दें कि आज उनको सारे कंपाइलेशन सब्जेक्ट वाइज वहीं पेड में, जहां उनको कोर्स मिलता है, जहां वीडियो मिलता था, जहां स्टडी मटेरियल, वहां पे एक फोल्डर बना दिया जाएगा और सारे कंपाइलेशन एक जगह मिल जाएंगे उनको। तो एक बार कम से कम वो रिवीजन कर लेंगे। वैसे तो यूट्यूब पर आप लोग देखते ही हैं, जो नहीं जुड़ पाते हैं, जिनको यूट्यूब पर आने में समस्या होती है, मिलता नहीं है वीडियो, एक लाइन से नहीं मिलता है, तो वैसे तो प्लेलिस्ट बाकायदा बन चुकी है, लेकिन फिर भी पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको प्रोवाइड कराऊं, तो उनको प्रोवाइड मैं करा दूं। आपको तो कर्तव्य मेरा ही है, आपको तो मैंने पूरा बैच प्रोवाइड करा दिया हूं। ठीक है, तो आपके लिए प्लेलिस्ट है, जो पेड ग्रुप के बच्चे हैं उनको आज उसमें फोल्डर बना दिया जाएगा। ठीक है, एक ही जगह उनको मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा हाँ, जो 26 जनवरी की बात कर रहे थे,
ऐसा प्रोग्राम कर लें क्या कि जैसे देखो कुछ को गाना गाना होगा, कुछ को डांस करना होगा, कुछ को भाषण देना होगा, ठीक है। तो ऐसे में बिना वॉइस की मजा नहीं आएगा। ऐसा काम कर लेते हैं कि आपको एक नंबर देते हैं और उस नंबर पर आप लोग वीडियो बनाइए अपना, और वीडियो बना बना के सब लोग भेजिए। तो और जब हम लोग कार्यक्रम शुरुआत करेंगे तो सबकी वीडियो यहाँ पर चलाएंगे, और आप लोग जैसे वीडियो देख रहे हैं ना ऐसे देखेंगे सबका। अगर इंटरेस्टेड हैं तो बताइए, तो शुरू करें 26 जनवरी को। और जो आपका वीडियो लेना है वो 24 तारीख से लेना शुरू कर देना पड़ेगा। ऑनलाइन नृत्य करेंगे, ठीक है, करिए भाई ऑनलाइन। नहीं 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 वीडियो का जिसको देना होगा पहले ही भेज देना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से ही देख लूँ भाई कि कौन सा वीडियो कैसा है। कुछ कुछ लोग अश्लील अश्लील गाना गा सकते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन लाइव रहेगा, कुछ लोग अश्लील डांस भी कर सकते हैं, तो अश्लील थोड़ी चलेगा। जो भी आता हो, जो भी कला आती है, भाषण देना जानते हो, 26 जनवरी पर भाषण नहीं दिए हैं? भाषण देना जानते हो, गाना गाना जानते हो, डांस करना जानते हो, और भी कोई कला हो वो। अच्छा 1 लाख सब्सक्राइबर की, 1 लाख तो आप लोग करवा नहीं रहे हो यार। शेयर वेयर करो, जल्दी हो जाए 1 लाख। कभी किए नहीं हैं? अरे स्कूल में तो किए होंगे ना। चलिए अभी आज की शाम की क्लास होगी 4 बजे 8 बजे, तो उसमें आप लोग विचार बना लीजिएगा, ठीक है। विचार बनाइएगा कि क्या करना है, तब प्रोग्राम बनाते हैं। और अच्छा लगेगा मुझे लगता है। मैं यहाँ पे एक कुर्सी डाल के किनारे बैठ जाऊँगा, आप ही लोग का वीडियो इसमें चलेगा, लेकिन भेजना पहले पड़ेगा भाई। भाषण देना है तो रिकॉर्ड करके भाषण अपना भेजो, मोबाइल रखो रिकॉर्ड करो भेजो, मुझे व्हाट्सअप कर दो, टेलीग्राम कर दो। और अगर गाना गाना हो तो गाना गाओ भेजो, डांस करना है तो वीडियो रिकॉर्ड करो डांस का भेजो, मैं यहाँ पे चलाऊँगा। ड्रामा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 5 मिनट में जितनी कला हो सब दिखा दीजिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। डांस भी तो कहाँ, अरे भाई डांस करिए, वीडियो बनाइए, मुझे भेज दीजिए, मैं इस पर चलाऊंगा ना, मैं इस पर चला दूंगा, तो आप लोगों को दिखेगा। हाँ देशभक्ति ही गाना पड़ेगा और क्या। हाँ मैं करूँ। लड़ाई करे, लड़ाई आती है, हाँ वो भी कर लीजिए, लड़ाई भी कर सकती हैं, वो भी एक गुण है भाई। और जो पहले नाम लिखवाना पड़ेगा कौन कौन क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, ताकि मैं ऐसे अनाउंस करूँ। आज अब आ रहे हैं पीयूष यादव कजरी सुनाने, ठीक है, कजरी सुनाएंगे पीयूष यादव, तो मैं इसे हट जाऊंगा, तो पीयूष यादव यहाँ आएंगे और कजरी सुनाते हुए इनका वीडियो आएगा जो मुझे भेजे रहेंगे, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन आप लोग तैयार नहीं होंगे, मतलब सीरियसली नहीं लेंगे या फिर शर्माएंगे, लेकिन अच्छा लगता है, करना चाहिए।
वैसे स्कूल में तो करते ही है, स्कूल ही है समझ लो, बस ऑनलाइन है थोड़ा ज़्यादा लोग देख लेंगे। तबला बजा देना भाई, तबला बजा के पहले भेजना पड़ेगा। ओहो, जितनी दफा देखूं तुझे धड़के जोरों से, कभी। हाँ, ये गाना मेरा भी बहुत पसंदीदा है। ना जाने कितने दिनों तक ये जो कॉलर ट्यून है वो बजता था, कोई भी फोन करेगा तो यही गाना आता था, जितनी दफा। शायद अभी भी लगा हुआ है क्या, पता नहीं, मुझे देखे, मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। हाँ, लड़के शर्माते ही हैं और क्या। सर लड़के शर्माते नहीं है, लड़के बेइज्जती से डरते हैं। पता नहीं कौन सा राजा खानदान के लड़के बेइज्जती डरते हैं, क्या हो जाएगा उनका। ऐसा कुछ नहीं है, बेइज्जती बेइज्जती से नहीं डरना, कोई बेइज्जती होती नहीं है। 26 जनवरी को अगर प्रोग्राम जिसको करना होगा तो अपना नाम लिखाना शुरू कर देंगे, आज रात से मैं शुरू करूंगा, देखता हूं 5 लोग भी अगर पार्टिसिपेट किए तो भी मैं करा दूंगा, 5 लोग, लेकिन 5 लोग एकदम सीरियस होने चाहिए। और 25 तारीख को सबका वीडियो आ जाना चाहिए। मैं आज शाम को इसका थोड़ा सा अच्छा अनाउंसमेंट करता हूँ, थोड़ा प्रोग्राम बनाता हूँ। नहीं नहीं, फटा बांस जैसे गाते हैं ये फटा बांस भी गाता है। अर्चिता यादव कह रही है फटा बांस जैसे बच्चे गाते हैं, लड़के गाते हैं, तो फटा बांस कहाँ गाता है। कुछ भी चलेगा, अश्लील नहीं होना चाहिए, कुछ भी चलेगा। भोजपुरी चलेगा। हाँ, मीठा गाना भोजपुरी भी चलेगा भाई। ठीक है, आज शाम को होगा इसका अनाउंसमेंट प्रोग्राम का। भाई आप लोग गाएंगे तो मैं भी कुछ ना कुछ तो सुनाऊंगा ही, गाना सुनाऊंगा, चाहे गाना भी गा लेता हूँ, और या तो भाषण सुना दूंगा, भाषण दे दूंगा, भाषण ज़्यादा अच्छा दे दूंगा। सर लड़कों को लड़की के सामने शर्म क्यों आती है। मैं नहीं जानता भाई, मैं कोई विशेषज्ञ हूँ क्या। अर्चिता यादव स्पीच के लिए, ठीक है, अभी ये शाम को नाम लिखा जाएगा। नहीं नहीं, सपना आर्या जी नहीं, ये वाला नहीं चलेगा। आप मोहब्बत वाली शायरी सुनाइए, अच्छा ठीक है। दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रही हो कैसे हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसे हो। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है, सूरज ने ये कब चाहा था उसकी किस्मत ऐसी हो। सर 26 जनवरी को 48 घंटे का मैराथन ले लीजिएगा, अच्छा। चलिए ठीक है,
मिलते हैं फिर 4 बजे से टेस्ट है, ठीक है। 12 बज गया है, अब 4 बजे से फिर होगा आपका टेस्ट होगा, आइएगा 4 बजे से, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कि 26 जनवरी का कार्यक्रम होने जा रहा है मंथन आईक्यू पर लाइव, जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, खुला चैलेंज, ठीक है। ओके, ठीक है, धन्यवाद।